सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, त्योहारों का सीज़न है, लेकिन जितने त्योहारों की बयार आ रही है उतनी ही अपन को तैयारी का भी बयार लानी पड़ेगी। तैयारी हमारी अनवरत चलती रहे, किसी न किसी प्रकार से हम साहित्य के द्वारा, बुक्स के द्वारा, नोट्स के द्वारा, वीडियो क्लिप्स के द्वारा, जैसे भी मन में रुचिकर लगे उसके अनुसार अपन को अध्ययन करना है। आइए दोस्तों, हम इतिहास की जो श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है हमारा महाजनपद काल, उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे महाजनपदों के बारे में पूछे न पूछे, लेकिन उसमें मगध का उत्कर्ष जरूर प्रश्न बनता है, पूछते हैं। तो आज हम महाजनपद काल के जो उतार की तरफ चलते हैं। तो उतार में आता है मगध का उत्कर्ष। शिशुनाग वंश में जो कालाशोक के बाद जो शासक आता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है महानंदी। महानंदी जो है, इसका भी उपनाम आपसे पूछे तो उसका नाम क्या है? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन आने से आप ये मत समझना कि तीसरा वंश शुरू हो गया। कौन सा? नंद वंश। वो यहाँ से शुरू नहीं होता है दोस्तों, ये कालाशोक का ही उत्तरवर्ती शासक हैं। और इसके बारे में जो इसका शासनकाल है 366 से 344 ईसा पूर्व तक आता है। अब इसके बारे में जो विस्तार से जानकारी जो है वो बताई जाती है कि महानंदी ने जो है इस मगध के लिए क्या योगदान दिया है, उसके बारे में आता है कि महाबोधि वंश पुस्तक के शास्त्र के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद, कालाशोक की हत्या जब छुरा घोंपने से कर दी गई थी, उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया था, जिनके बारे में नाम तो मिलता है लेकिन उसका योगदान नहीं मिलने के कारण उनका ज़्यादा उल्लेख नहीं करते। उनके 10 पुत्र कौन कौन से हैं? उल्लेख दे: भद्रसेन, कोणवर्ण, मंगूरा, सर्वज्ञज, झालिक, उभक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन और पंचमक ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। 22 होंगे, मेलजोल के आधार पर इन्होंने शासन लाया, लेकिन इनमें शक्तिशाली जो है वो कौन था? नंदीवर्धन। इसके नेतृत्व में शासन किया। इसमें सर्वप्रमुख जो था महानंदी या नंदीवर्धन था, जो कि इनको मिलजुल कर ये शासन चला रहा था। जब अंतिम समय आया तब ये वंश लड़खड़ा गया, और लड़खड़ा जाने के कारण इनके ही परिवार में से ही किसी ने घात करके इनको पद से हटा दिया, और आगे चलकर जो क्या होता है, अपना शासन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो शासन प्राप्त करने का उल्लेख करते हैं। कैसी घटना आती है? इनके विश्वासघात कैसे होता है कि जो महानंदी या नंदीवर्धन था उसके शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी, मतलब मगध के लिए कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है, लेकिन ये साम्राज्य कैसे विलुप्त होता है उसके बारे में बताया गया। महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। पहला कौन सा है? शिशुनाग, और अंतिम कौन है? ये हुआ महानंदी। अब इस महापद्मनंद जो एक नाई था, इस नाई ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, जो इस महापद्मनंद के आधार पर इस वंश का नाम क्या पड़ेगा? नंद वंश कहलाता है। पुस्तकों में यह प्रामाणिक पुस्तकों में उल्लेख ये मिलता है दोस्तों कि जो अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था? नंदीवर्धन या महापद्मनंद, इसकी जो रानी थी, इस रानी के प्रभाव पर, इस रानी पर जो प्रभाव जो था वो किसका था? महापद्मनंद का था। महानंदिन की इसकी जो रानी है, इसकी रानी पर प्रभाव जो इस महापद्मनंद का था, जो नाई था। ये जो नाई है इससे के प्रेम में ये आकर्षित थी, और दोनों ने मिलकर जो है महानंदीवर्धन नंदीवर्धन या महानंदिन को क्या पद से हटा दिया, और दोनों ने जो है मिलकर शासन चलाया। आगे चलकर जब रानी ने इससे विवाह कर लिया महापद्मनंद से, तो अगला वंश जो बन जाएगा वो कौन सा है? नंद वंश बन जाता है। तो इस प्रकार अपने 2 राजवंश मगध के उत्कर्ष में अभी जो देखे हैं वो क्या थे? 2 राजवंश। अब तीसरा देखते हैं जो कि हमारे इतिहास का एक निर्णायक स्थिति में ले जाएगा, और हम मौर्य वंश कैसे आएगा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अगला जो तीसरा वंश आता है वो कौन सा है? महापद्मनंद के आधार पर नंद वंश। अब नंद वंश है, पुराणों में इसको जैसे मान लो नाई है, नाई का जो वंश आता है उस समय जो है पुराणों में इससे कौन सा
शूद्र या निम्न कुल का बताया जाता है। निम्न कुल, कुलों की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की दृष्टि से तो है इसे निम्न कुल का बताया जाता है, क्योंकि ये नई जाति से था। आगे शिशुनाग के बाद मगध का जो है नया राजवंश आता है, उसका नाम क्या है? नंदवंश है। महानंदी का वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद, जो कि दासी पुत्र था, महापद्मनंद जो नाई था, इसने कर दी। जो उल्लेखनीय वर्णन था मैंने पिछली बार बताया है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। महापद्मनंद से लेकर घनानंद जो आगे आएगा उसके बीच में 9 राजा हुए। इसी कारण इसे नव नंद भी कहा जाता है। एक है नंदवंश और नवनंद, क्योंकि 9 शासकों का उल्लेख होने के कारण नवनंद भी कहते हैं। महाबोधि वंश जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उनके नाम क्या मिलते हैं? उग्रसेन। उग्रसेन का ही नाम है महापद्मनंद। उसके बाद आता है पंडुक, उसके बाद आता है पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णाक, 10 सिद्धक, कैवर्त और 9वां जो है इम्पोर्टेंट, उसका नाम है घनानंद। महाबोधि वंश में उग्रसेन व पुराणों में महापद्मनंद कहा गया। उग्रसेन व पुराणों में इसे क्या कहा? महापद्मनंद। किसको? इसको महापद्मनंद, या जो इसका मगध नंदवंश का जो संस्थापक हैं महानंदीन, उसके उग्रसेन नाम भी आता है और महापद्मनंद भी आता है। आगे चलें। इस वंश का पहला शासक अपन ने पढ़ा महापद्मनंद, और दूसरा अंतिम जो पढ़े रहे हैं वो है घनानंद। अब घनानंद के समय में क्या घटनाएं घटती हैं वो आपको बताता हूं दोस्तों, कि घनानंद जो है, पहले महापद्मनंद का और भी उल्लेख है, उसके बारे में और प्रकाश डाल देता हूं कि महापद्मनंद ने कैसे साम्राज्य, यह एक गैर क्षत्रिय या शूद्र था, जैसे मैंने पुराणों में बताया था कि कैसे शासकों में प्रथम था। इसने पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था, क्योंकि उस रानी को प्रभाव में ले लिया था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कलिंग जो कि आधुनिक उड़ीसा का प्रांत है, इस कलिंग पर जो है ये वाला, क्योंकि ये तो राजधानी यहाँ पर पाटलिपुत्र, और ये वाला जो प्रदेश है जो क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। इस कलिंग पर आक्रमण किया, जैन धर्म को महत्व दिया, वहाँ एक नहर भी खुदवाई। नहर खुदवाने का ये जो है जनता के हितैषी काम करने का उल्लेख मिलता है। कलिंग में नहर बनाने का काम किसने किया था? महापद्मनंद ने किया, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल, यहाँ का जो कलिंग का राजा जो आएगा उसका नाम है खारवेल, ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग साम्राज्य में एक गुफा का उल्लेख आता है जो आधुनिक जो है उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जो एक गुफा आती है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस गुफा का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करने वाला कौन है? खारवेल है। और इसने इसमें एक लेख लिखवाया। उस लेख में इस महापद्मनंद का उल्लेख आया है कि महापद्मनंद ने आक्रमण किया था और जनता के हित के लिए इसने क्या किया था कि इसने नहर का निर्माण करवाया है। महापद्मनंद का ये सार्वजनिक महत्वपूर्ण का उल्लेख है। इसी खारवेल हाथी गुम्फा, खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें क्या पता चलता है कि इसने महापद्मनंद ने इसी अभिलेख के द्वारा पता चलता है कि कलिंग से, ये जैन धर्म की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनता है, से जैन प्रतिमा जो यहाँ पर रखी हुई थी उसको लाकर वो कहाँ पर स्थापित की? अपनी राजधानी में ले आए। मतलब कि उसने तो ये लिखा है खारवेल ने कि यहाँ से जैन प्रतिमा ले गया, लेकिन नहर भी खुदवाई। ये 2 उल्लेख इसमें मिलते हैं। पुराणों में भले शूद्र कहा गया है लेकिन इसके बारे में उल्लेख है, एक छत्र एक राठ शासक कहा गया है कि यहाँ पर इस समय इसका कोई विरोधी दुश्मन नहीं था। व्याकरणाचार्य पाणिनि जो पुस्तक है, इसकी जो व्याकरण लिखी है पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसके मित्र थे। ये इम्पोर्टेंट बात है। पाणिनि जो है किसके मित्र रहे हैं? वो आता है महापद्मनंद के। निसंदेह उत्तर भारत का ये महान ऐतिहासिक शासक रहा है। कौन? महापद्मनंद।
ये घटनाएं जो हमने महापद्मनंद के बारे में पढ़ी। अब जो उल्लेख पढ़ेंगे इसके पुत्र जिसका उल्लेख आएगा, जिसका नाम था गणानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक है और अंतिम शासक होने के बाद भी, लेकिन इसके बारे में ये हमारे लिए क्या क्या जो है यादगार छोड़ गया है वो देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? गणानंद। अब ये जो गणानंद है, इस गणानंद के बारे में कहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलती है? कहीं कहीं धनानंद लिखा है। धनानंद भी जो है किताबों के आधार पर लिखा गया है और घनानंद भी आता है, ये भी ज़्यादा सार्वजनिक है, दोनों नाम एक ही है। ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अंतिम सम्राट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंद वंश में कितने राजा हुए? 9, इसलिए नव नंद भी कहते हैं। ये 9वां था। जनता पर अत्यधिक कर, ये था कि जनता पर ये हितैषी कम और उनकी जो है उनका शोषण करने वाला अधिक शासक सिद्ध हुआ है। कर, जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। क्यों? क्योंकि इस समय जो है इसके साम्राज्य का महामंत्री भी कभी न कभी चाणक्य रहा था। चाणक्य से इसका मतभेद हो जाने के कारण ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढाल बनाकर, इसका मोहरा बनाकर इसके विरुद्ध खड़ा किया और आगे चलकर अंतिम युद्ध होता है। चाणक्य की मदद से इसने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, करेगा। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब ये जब उल्लेख आ रहा है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये भारत में यूरोप की ओर से पहला आक्रमण है। ये यूरोप है। इस यूरोप और ये आपका मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप का, जब ये मिस्र है ये पहले एशिया और मिस्र ये लगे हुए, ये अपना एशिया है, ये यूरोप है। यहाँ पर यूरोप जो मैसेडोनिया का शासक जो होता है, क्या नाम, सिकंदर, उसने यहाँ का शासक संभालने के पश्चात यहाँ पर मिस्र को जीता और मिस्र को जीतकर ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आ गया था। 326 ईसा पूर्व में इसने जो है पौरुष को हराकर भारत की ओर बढ़ गया। 326 ईसा पूर्व में भारत के इधर के जो हमारे सिंध प्रांत था, वहाँ का शक्तिशाली पौरुष शासक था। पौरुष को परास्त करने के पश्चात इसने रावी नदी तक अपना साम्राज्य बढ़ा दिया था और रावी नदी से वापस जो है ये सिकंदर लौट गए अपने यूरोप और वहाँ पर जाते समय इसके रास्ते में मौत हो गई। तो इस समय जो भारत या पाटलिपुत्र का जो एक छत्र शासक था वो कौन था? वो घनानंद था। और घनानंद के बारे में इन सिकंदर के सैनिकों ने सुन रखा था कि वो बहुत अधिक जो है निष्ठुर है, जनता का विरोधी भी तो है, लेकिन वो काफ़ी जो है निष्ठुर है, निर्मम हत्या करने वाला। उसके साथ बहुत सैनिक भी हैं। अत्यधिक सेना होने के कारण और निर्ममता के कारण जो है इनके सैनिक डर गए और ये वापस लौटने के लिए सिकंदर को मजबूर किया था। तो ये घनानंद से के समय ये महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी सिकंदर के आक्रमण में। आगे चले। नंद शासक जो भी थे, महापद्मनंद से लेकर घनानंद तक, सभी जैन मत के समर्थक थे, क्योंकि जैन मूर्ति को उठा लाया कहाँ से? कलिंग से। यह उल्लेख आदि गुम्फा अभिलेख में है। और ये महापद्मनंद जो घनानंद है इसने भी जैन धर्म को महत्व दिया है। क्यों नहीं दिया पुराणों को, वैदिक धर्म को? क्योंकि पुराणों में तो इसे शूद्र कहा गया, इसे उच्च कुल का नहीं माना है। इसी कारण इसने जो है दूसरे बौद्ध और जैन धर्म की जो है उनको ज़्यादा प्रश्रय दिया है। घनानंद ने जैन अमात्य जिसका नाम था शक्टाल तथा दूसरा कौन था? स्थूलभद्र, इन महान विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया। चाणक्य कभी इसका महामंत्री या इसके दरबार में हुआ था। मतभेद क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण था, कुल से ब्राह्मण था और ब्राह्मणों का ये आदर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ब्राह्मण या पुराण इसे शूद्र कहते थे। उपवर्ष, वरुरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में उत्पन्न हुए थे, दरबार में नहीं। इसके काल में, इसके समय में जो विद्वान पुरुष जो थे इस समय जो है अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहे थे, आगे कर रहे थे। आगे चलें कि महापद्मनंद या घनानंद जो है इसका जो है हत्या करने का काम किसने किया है? हत्या करने का काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। आपको पुनः बता देता हूँ
कि जब यूरोपीय आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तब इधर जो है पुरुष की हत्या हो जाती है। और जब सिकंदर पुनः लौटता है, सिकंदर यूरोप में लौटता है, ये मिस्र है, जब ये लौट जाता है तो इस क्षेत्र में, यहाँ पर जो बात आती है, इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित है। इसका नाम है दोस्तों तक्षशिला। आगे की राजनीति में क्या परिवर्तन आ रहा है वो यहाँ से देखते हैं। तक्षशिला यहाँ पर स्थापित है और इसी विश्वविद्यालय का जो आचार्य थे वो कौन था? चाणक्य। अब ये चाणक्य ने अपने शिष्य को जो गढ़ा था, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को, यहाँ पर जो है उसे विद्या में, शस्त्रों में जो पारंगत किया। चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये पढ़ा लिखा कर बड़ा कर चुका था, उस समय ये आक्रमण घट गया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में जब ये सिकंदर लौट गया तो इस क्षेत्र को जो है वीरान की स्थिति में मानते हैं। चाणक्य ने मौका देखकर चंद्रगुप्त को जो है यहाँ पर अब आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। इस क्षेत्र की जो छोटी मोटी जो लड़ाकू जातियाँ थी, डाकू या जो कबीले थे, उनकी जो है लोगों की क्या बनाई? सेना बनाई। और उसका सेनापति जो है किसे बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अब सेना का सेनापति बनाकर सेना लेकर ये जो है पूर्वी की ओर बढ़ा। और यहाँ पर जो पाटलिपुत्र में जो शासक था वो कौन था? घनानंद। अब घनानंद के वंश का जो है नाश करने की संकल्प किसने लिया था? चाणक्य ने। चाणक्य ने जब दरबार से निकाला प्रताड़ित करके, तब संकल्प लिया था कि घनानंद मैं तेरे वंश का तब तक नाश न कर दूं, तब तक इस शिखा पर या चोटी पर गांठ नहीं लगाऊंगा। ऐसा करके जब निकला था तो जाते समय यहाँ उत्तर प्रदेश या पिपली वन के मौर्य ये वाला क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से जो है इस युवक को, परिवार वालों को आश्वस्त करने के बाद कि इसकी शिक्षा दीक्षा उचित रूप से मैं करूँगा, सार संभाल करूँगा, आश्रम में ले जा रहा हूँ। इस बालक को साथ लेकर तक्षशिला गए, मौका देकर इसे सेनापति बनाया। और अब जो है आप भारत की ओर या घनानंद पर आक्रमण करने के लिए बढ़े। और ये जो समय है 323 ईसा पूर्व, सिकंदर के जाने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो है 323 ईसा पूर्व में ये आगे बढ़े। और आगे अगले वर्ष 322 ईसा पूर्व में जो है इस चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की क्या कर दी? जो घनानंद शासक था इसकी हत्या कर दी। और अब जो है यहाँ मगध का शासक बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय जो है अन्य जो महाजनपद थे उसकी अधीनता सहर्ष स्वीकार करने लग गए थे। इस कारण भारत का प्रथम शासक कौन बन जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस घनानंद के साथ ही कौन सा वंश समाप्त हो जाता है दोस्तों? ये घनानंद का नंद वंश जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की ये घटना हमने पढ़ी है। और ये जो उल्लेख होता है, यहाँ तक का जो उल्लेख आता है वो मगध के उत्कर्ष में आता है। मगध का उत्कर्ष में 3 राजवंशों का योगदान आपको पढ़ना है। पहले आता है हर्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश और तीसरा आता है नंद वंश। हर्यक वंश में आप 3 राजाओं में याद रखेंगे, 3 नहीं तो 2 तो याद रखना ही रखना है, 3 रख लो तो और अच्छी बात है। पहला जो आप हर्यक वंश में रखोगे बिंबिसार, दूसरा कौन सा है? अजातशत्रु, तीसरा रख सको तो उदयन। इसी प्रकार दूसरा जो राजवंश आता है उसका नाम क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग में पहला उसी के नाम से है तो शिशुनाग है। और दूसरा जो है आपको याद रखना है वो कौन सा है? कालाशोक काकवर्ण, क्योंकि इसने बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति बनाए थे। अब तीसरा जो राजवंश है वो है नंदवंश। उसमें 2 ही राजा आपको याद रखना है, एक महापद्मनंद और एक दूसरा कौन सा है? घनानंद। घनानंद तो आपने नाम सुन ही रखा है, क्योंकि घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था और घनानंद की हत्या ही जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा करवा दी थी। अब हम जो है इतिहास के एक नए पहलू, नए क्षेत्र की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं और इस मगध के उत्कर्ष का जो है आज यहाँ पर समापन करते हैं। इसी के साथ हमारा ये महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कल अगली क्लास में हम देखेंगे दोस्तों क्या? मौर्य राजवंश। लेकिन मौर्य राजवंश जो आता है वो ऐतिहासिक दृष्टि से आता है। इससे पूर्व में आपको जो है इस महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पॉपुलर हो रहा था और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस कारण में प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन के नाम से अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो आएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें दोस्तों।
मैंने शुरुआत में भी कहा था कि त्योहारों की श्रृंखला तो है ही, समय के साथ त्यौहार निकल भी जाएंगे, लेकिन आपकी अगर तैयारी नहीं होगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं का समय भी आएगा और उस समय जो हम खाली हाथ न रहें, इसके लिए घर पे जो यथास्थिति हैं, जो साहित्य हैं, उनको पढ़ते रहें और जिस प्रकार से आपको कोई शंका समाधान करना हो हमसे सीधा संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, संदेश दें या जो हमारी जो क्लासें आ रही है उनको बार बार देके उनसे उनका समाधान पाएँ। जय हिंद।